वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो आपने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा होगा पिछले एक्सरसाइज में कि P A when B has already happened, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आपको P A इंटरसेक्शन B निकालना हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, P B इंटू P A इंटरसेक्शन A अपॉन B। यानी कि अगर आपको निकालना है कि A और B इवेंट साथ में हो रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B यानी कि B इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी इनटू A इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी जब B ऑलरेडी हो चुका है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जब A और B साथ में हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे अलग से क्यों पढ़ाते हैं, इसे ही हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहते हैं, पर इसे हम अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। जब कोई कंडीशन आपको दी हुई है तब आपने प्रोबेबिलिटी निकाली। अब इसमें क्या हो गया, इसमें आपको दो इवेंट दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो यहाँ पे आपको खुद ही ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या कंडीशन होगी क्या नहीं होगी, कैसे क्या करना है। ये जो थ्योरम हमने लगाई है इसका डायरेक्ट यूज़ हम करने वाले हैं क्वेश्चन करते समय। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, मान लेते हैं ए और बी हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ये क्या, अब ये कैसे आया, ये तभी आया जब ये दोनों इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट का मतलब है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इवेंट हो रहा है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने कॉइन को टॉस किया। तो कॉइन के टॉस होने में हमारे पास सिर्फ सैम्पल स्पेस में दो ही चीज़ें, या तो हेड या टेल। तो अगर हम हेड की प्रोबेबिलिटी निकालें फर्स्ट टॉस में तो वो होगी हाफ और टेल की भी होगी हाफ। अब हम कहते हैं सेकेंड थ्रो में हमारे हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सेकेंड थ्रो में भी हाफ ही होगी। मान लेते हैं हमारा फर्स्ट इवेंट है फर्स्ट टॉस और सेकेंड इवेंट है सेकेंड टॉस, तो दोनों में हमारी जो प्रोबेबिलिटी आने वाली है हेड और टेल की वो एक दूसरे से इफेक्ट नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। इसी की जगह अगर हम ऐसा कोई एग्जांपल ले लें, मान लेते हैं हमें एक बॉक्स दे रखा है जिसमें हमारे पास 3 ब्लैक बॉल्स हैं और एक वाइट बॉल है। तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे ब्लैक बॉल निकले। हम पहले इवेंट में बॉल निकालेंगे तो हमारी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। अगर हमसे कहा जाए कि एक बार और निकालनी है, कब, जब ये जो बॉल हमने निकाली है ये हम हटा चुके हैं, ब्लैक बॉल जो हमने निकाली वो हम हटा चुके हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/3, क्योंकि सिर्फ 3 बॉल रहे। यानी कि जो हमारा सेकेंड इवेंट है वो पिछले इवेंट से इफेक्ट हो गया। इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। पर यहीं पे अगर ऐसा होता कि हमारी जो ब्लैक बॉल थी वो हमने रिप्लेस कर दी थी और जब हमने सेकेंड बारी ड्रॉ किया तो हमारे पास वही ओरिजिनल कंडीशन थी, तो हमारी फिर से प्रोबेबिलिटी 3/4 आ जाती, या फिर कुछ भी होता, लेकिन हमारी जो कंडीशन थी ये हमारी पिछले इवेंट से इफेक्ट नहीं हुई। अगर हम वाइट की भी निकालते तो 1/4 होती, लेकिन हमारे पिछले इवेंट से कोई भी इसका लेना देना नहीं होता। तो ये हो गए हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इनको और समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो देख लेते हैं। इफ़ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं। अलग अलग होने का मतलब है कि एक ही टाइम पे एक इवेंट ए हो रहा है, एक इवेंट बी हो रहा है, ये एक ही साथ एक ही टाइम पे हो रहे हैं, इनमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, इंटरसेक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए वो हो जाएगा 0। पर वहीं अगर कहा जाए कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब है एक इवेंट हो चुका है और दूसरा इवेंट उसके बाद हो रहा है, उसी समय नहीं हो रहा है, उसके बाद हो रहा है, पर हाँ कुछ इसमें कॉमन
हो सकता है, जो दोनों में हो रहा हो। तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होती है वो अभी हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हमारे सेकेंड ब्लैंक में आएगा। सेकेंड पार्ट हमें पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है। हमसे कहा गया है कि बताना है कि स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें मेंशन करना है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होती है। तो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, पी ए है 0.5 और पी बी है 0.4, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये ट्रू है, क्योंकि हमें पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.2 ही दे रखी है। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, ये हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, 0.5 प्लस 0.4 माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.9 माइनस 0.2, ये आ जाएगा 0.7। ये हमारे सेकेंड ब्लैंक में आएगा। थर्ड पार्ट में हमें दिया है कि एक डाई को हमने 2 बार रोल किया है और उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहले हमें 2 मिलता है उसके बाद हमें 4 मिलता है। अब डाई को रोल करेंगे तो पहली बार जो होगा और जो दूसरी बार आएगा, जो दूसरी बार हमारा नंबर आएगा वो पहली बार इवेंट पहले वाले इवेंट पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, कभी भी नहीं करता है। तो मान लेते हैं ए है गेटिंग अ 2 और बी है हमारा गेटिंग अ 4। अब ये दोनों जो है ये अलग अलग समय पे हो रहे हैं, ये अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे इंडिपेंडेंट हैं। तो हम इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो होगी 1/6, क्योंकि 1 से 6 तक सारे नंबर होते हैं एक डाई पे, लेकिन 2 सिर्फ एक ही बार आता है। उसी तरह 4 भी सिर्फ एक ही बार आता है और टोटल 6 होते हैं हमारे पास, तो 4 की भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। तो हमारा आंसर आएगा 1/36 के इक्वल। फोर्थ पार्ट, अब क्योंकि ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स से ज़्यादा स्टेटमेंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि विद रिप्लेसमेंट, यानी कि एक बार कार्ड निकालेंगे तो उसे हम वापस रख देंगे तभी हम दूसरा कार्ड निकालेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे केसेस इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। पहला है, हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एन एस फॉलोड बाय अ किंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही निकालनी है कि एस निकले और उसके बाद हमारा किंग निकले। तो इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए क्या है, गेटिंग एन एस, और बी है हमारा गेटिंग अ क्वीन, गेटिंग अ किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 एस होते हैं तो 4 अपॉन कितना 52, और हमारे पास किंग भी 4 ही होते हैं तो 4/52। यहाँ पे नंबर चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने कार्ड रिप्लेस कर दिया था। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/13, ये भी हो जाएगा 1/13, तो ये हो जाएगा 1/169। तो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में आंसर आएगा। सेकंड जो हमसे पूछा गया है वो है कि हमें 2 हार्ट्स मिले, तो 2 हार्ट्स के लिए भी बिल्कुल सेम चीज़ लगाएंगे। एक है, अगर पहला इवेंट ले ले गेटिंग अ हार्ट, और दूसरा इवेंट भी क्या है हमारा, वो भी है गेटिंग अ हार्ट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पहली बार हार्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 13 हार्ट्स होते हैं तो 13/52। अब क्योंकि कार्ड रिप्लेस कर दिया है तो दोबारा से 13/52, तो ये हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1/4 16, यानी कि ये हमारे सेकेंड ब्रैकेट में, ये हमारे सेकेंड ब्लैंक में, और ये हमारे फर्स्ट ब्लैंक में। फिफ्थ पार्ट में अगर देखा जाए तो सेम क्वेश्चन पूछा है, बट इस बार कह दिया है कि हमने रिप्लेस कार्ड नहीं किया, यानी कि सेकेंड केस जो है, यानी कि सेकेंड में हमें किंग निकालना है सेकेंड ड्रॉ में, तो वो हमारा इफेक्ट होने वाला है। तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी चेंज कर दिया है, कंडीशन क्योंकि चेंज हो गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सबसे पहली चीज़ तो सेम ही रहेगी क्योंकि तब तक हमने कोई चेंज किया नहीं है। गेटिंग एन एस हो जाएगा हमारे पास 4/52, पर अब जब एक एस निकाल लिया है तो हमारे पास 52 से कार्ड्स तो बचे सिर्फ 51। किंग भी हमारे पास 4 हैं, टोटल 4 किंग है, पर टोटल कार्ड्स कितने बचे 51। तो हमारा आंसर ये होगा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ब्लैंक के लिए। सेकंड ब्लैंक में क्या है, एक एस निकाला है, दोबारा भी हमने
एक एस ही निकाला है। हमारा इवेंट क्या है, सेम रहा है, पर क्योंकि कार्ड रिप्लेस नहीं किया है तो पहली प्रोबेबिलिटी तो 4/52 ही रहेगी, क्योंकि हमने एस निकाला है, 4 एस हैं। दोबारा जब एस निकालेंगे तो 4 में से एक एस हम निकाल चुके हैं, तो हमारे पास ऑप्शन बचेंगे सिर्फ 3। और टोटल कार्ड कितने होंगे, 52 कार्ड्स थे, एक कार्ड निकाल दिया है तो 51 बचेगा, और ये हमारा सेकेंड ब्लैंक होगा। सिक्स्थ पार्ट, हमें ए और बी बताया गया है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो इंडिपेंडेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 0.40 इंटू 0.30, ये हो जाएगा 0.12, एंड ये आ जाएगा हमारा पी ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट ब्लैंक। सेकेंड हमसे पूछा गया है कि हमें निकालना है पी ए और बी, यानी कि ए यूनियन बी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.40 प्लस 0.30 माइनस 0.12, जगह 0.70 माइनस 0.12, ये हो जाएगा 0.58। ये आपका सेकेंड ब्लैंक हो गया। इसके बाद हमसे पूछा गया है पी नॉट ए, यानी कि ए बार, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 1 माइनस 0.40, ये हो जाएगा 0.60, ये थर्ड ब्लैंक। फिर हमसे पूछा गया है नीदर ए, यानी कि ना ए हो रहा हो ना ही बी हो रहा हो, यानी कि इंटरसेक्शन। अब इसके लिए आपने पिछले एक्सरसाइज में बहुत ही सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। इसमें क्या होता है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ए है और बी है, ए ना होने की प्रोबेबिलिटी और बी ना होने की प्रोबेबिलिटी, हमें दोनों की इंटरसेक्शन निकालना है। ए ना होने के चांसेस इतने हैं, ये वाले, और बी ना होने के चांसेस इतने हैं, ये वाले। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को अगर पूरे में से हटा दें तो हमें मिल जाएगा ना ए ना बी, दोनों ना होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, यानी कि 1 माइनस 0.58, ये हो जाएगा 0.42 के इक्वल। ये आ गया आपका फोर्थ ब्लैंक, एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन 1। नंबर 2, हमें कहा गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमें इवन प्राइम नंबर, सॉरी दिस इज इवन प्राइम नंबर, फर्स्ट डाई पे हमें इवन प्राइम नंबर मिले और सेकेंड डाई पे भी हमें इवन प्राइम नंबर मिले, हमें ऐसा चाहिए प्रोबेबिलिटी। तो इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स ना हो, और इवन प्राइम नंबर हमारे पास पूरे नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही है, जो कि है 2। और बी भी अगर देखा जाए तो सेम ही चीज़ बोली गई है, पर सेकेंड डाई पे। अब फर्स्ट डाई को थ्रो किया जाए, सेकेंड डाई को थ्रो किया जाए, तो दोनों इवेंट्स जो होने वाले हैं हमारे, वो इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट डाई पे जो नंबर आ रहा है वो सेकेंड डाई पे आने वाले नंबर को इफेक्ट नहीं करने वाला है। तो बी भी हमारा ये 2 होगा। सैम्पल स्पेस की अगर बात की जाए तो वो होगी हमारे 1 से 6 तक, जो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी है हमारा 1/6। यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, therefore required probability is equals to पी ए इंटू पी बी। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, दोनों प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6, ये हो जाएगा 1/36, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, हमें ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और हमें दे रखा है नॉट ए और नॉट बी। और का मतलब होता है यूनियन, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है। हमसे पूछा गया है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं, ये हमारा ए इवेंट है, ये हमारा बी इवेंट है। पहले तो निकालेंगे ए नॉट हमारा ये वाला पोर्शन होने वाला है, यानी कि ए को छोड़ के बाकी पूरा। और अगर बी नॉट की बात की जाए तो बी को छोड़ के पूरा पोर्शन हमारा ये ले लेंगे। इसके बाद हमसे बोला गया है इन दोनों का यूनियन, यानी कि जहाँ पर ये एक भी लाइन आ रही है वहाँ हमें काउंट नहीं करना है। तो हमारा जो रीजन बच रहा है वो है सिर्फ ये वाला। ये कौन सा रीजन है, यहाँ पे लिख लेंगे पी ए नॉट यूनियन बी नॉट इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी।
और कहाँ से पता चला हमें, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, ये हम पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशली एक्सरसाइज 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें P इंटरसेक्शन A की A इंटरसेक्शन B की वैल्यू मिल गई 1/4। नाउ अगर हम देखें कि पी ए डॉट पी बी 1/4 के इक्वल आ जाए तो ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे, वरना नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1/2 इंटू 7/12। तो ये क्लियरली 7/24 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से लिख देंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड दिस विल बी योर आंसर। पार्ट में हमें ई एफ और ई इंटरसेक्शन एफ तीनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। हमें यहाँ पे भी डिटरमाइन करना है कि क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे पी ई और पी एफ, यानी कि ई और एफ की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 3/10, ये आ गया 9/15। अब ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल नहीं आया, जो कि नेसेसरी कंडीशन है हमारे दोनों इवेंट के इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड दिस विल बी योर आंसर। वो फर्स्ट पार्ट ए और बी की प्रोबेबिलिटी दी गई है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तब जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जब दोनों इंडिपेंडेंट है तो हमें पता है कि हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/5 इंटू 1/5, ये हो जाएगा 3/25 के इक्वल एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट से हमें दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट दे रखा है, यानी कि बी ना होने की, जिसका मतलब है बी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस पी बी नॉट। तो जगह 1 माइनस 0.65, ये आ जाएगा 0.35 के इक्वल। ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें दे रखा है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा क्यों हुआ, ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी ए तो हमें फाइंड करना है तो हमें पता नहीं है, पी बी हो जाएगा 0.35 से इस तरह से लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और ये एक्सप्रेशन कैसे आया ये आपको एक्सरसाइज 1 और 2 में देखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं वो। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा 0.85 इज इक्वल टू पी ए हमें पता नहीं है, प्लस पी बी है 0.35 और पी ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास 0.35 ऑफ पी ए। तो यहाँ पे से सॉल्व कर लेंगे, 0.35 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 0.50, ये हो जाएगा पी ए माइनस 0.35, यानी कि पी ए अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.35 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.50 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.65 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास 0.50 अपॉन 0.65, डेसिमल हटाएंगे कैंसिल करेंगे, 5 10 ज़ा 5 13 ज़ा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10/13। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहा गया है कि एक फेयर कॉइन है और एक अनबायस्ड डाई है। अनबायस्ड डाई का मतलब हो गया उस डाई में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, उसमें 6 के 6 नंबर सही से लिखे हुए हैं, किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, वो सबके लिए सेम ही रहेगा, तब हम उसे अनबायस्ड कहते हैं। हमारा ए इवेंट है कि हेड अपेयर हो रहा है कॉइन पे और बी इवेंट है कि 3 अपेयर हो रहा है डाई पे। अगर सैम्पल स्पेस की बात करें तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, हेड आए कॉइन पे और उसके साथ साथ डाई पे आ सकता है 1 2
3, 4, 5 और 6। पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कॉइन पे टेल आ जाए। जब टेल आएगा तब भी हमारे पास 6 इवेंट्स होंगे जो हो सकते हैं, यानी कि डाई पे आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखा जाए तो सैम्पल स्पेस में टोटल 12 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। बोला गया है कि हमें पता लगाना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे यानी कि हेड आ रहा हो तो हम देख सकते हैं 6 है हमारे पास, 6/12, ये हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है यानी कि डाई पे आ रहा हो 3, तो 2 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, तो 2/12, ये हो जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, यानी कि हेड भी आ रहा हो और 3 भी आ रहा हो, तो सिर्फ एक है यानी कि 1/12। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ P इंटू ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/2 इंटू 1/6, ये आ गया 1/12 के इक्वल, जो कि हमारे यहाँ से क्लियर हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। दिस मीन्स यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 6 हमसे बोला गया है कि ए एक इवेंट है जब नंबर हमारा मल्टीपल ऑफ 3 है, बी इवेंट है जब नंबर इवन है। पर ये कब है, जब हमने एक डाई को थ्रो किया गया है। तो डाई के लिए अगर हम सैम्पल स्पेस देखें तो ये है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर हम ए देखें तो ए में हमारे पास क्या क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है 3 और 6। और अगर बी की बात की जाए, नंबर इज इवन, तो हो जाएगा 2, 4 और 6। इसके बाद यहाँ से हम निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसकी भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। यानी कि नंबर इवन भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, वो है 6। तो ये लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो जाएगा 2 अपॉन सैम्पल स्पेस में 6 है यानी कि 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/6 यानी कि 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में कितना वैल्यू आएगा, 1/3 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/6 के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। Therefore, A and B are independent events. And this will be your answer. नंबर 7, हमें सैम्पल स्पेस दे रखा है, डाई है एक, जिसमें हम यहाँ पे सैम्पल स्पेस साथ में लिखते चलते हैं। 1, 2 और 3 जो नंबर है वो रेड में लिखा गया है, यानी कि रेड में है 1, 2 और 3। और जो 4, 5 और 6 नंबर है वो ग्रीन में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे G4, G5 और G6। तो ये हमारे 6 एलिमेंट्स हो गए हमारे सैम्पल स्पेस के। यहाँ पे हम एक एलिमेंट्स लिख लेते हैं, नंबर इज इवन। इवन कब कब है, यहाँ पे R2, G4 और G6, तो ये इवन नंबर हो गए। अब यहाँ अगर B के एलिमेंट्स लिखें तो क्या है, नंबर इज रेड यानी कि R1, R2 और R3। यहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन बी के भी एलिमेंट्स लिख लेंगे, जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, R2, रेड भी है और इवन भी है, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ये है 3 अपॉन यहाँ पे हमारे पास 6, ये हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन यहाँ पे है 6, यानी कि फिर से 1/2। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू निकालें तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि ये कंडीशन जो हमारी सबसे मेन कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, देयरफॉर ए एंड बी are not independent, and this will be your answer. 8 हमें A
की प्रोबेबिलिटी 0.2 दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी पी दे रखी है और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। हमें निकालनी है पी की वैल्यू और दे रखा है यहाँ पे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देयरफॉर हमें मिल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए इंटू पी बी के इक्वल। पी ए की वैल्यू है 0.2 और पी बी है पी, तो ये वैल्यू आ गई हमारी पी ए इंटरसेक्शन बी की। यहाँ पे लिखेंगे नाउ पी ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये वेन डायग्राम से हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए यूनियन बी की वैल्यू 0.6, पी ए की वैल्यू 0.2, पी बी की वैल्यू पी माइनस 0.2 पी। यहाँ पे से अगर हम इक्वेशन 1 ले लें तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं फ्रॉम 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, 0.6 माइनस 0.2 हो जाएगा 0.4। यहाँ पे p माइनस 0.2 का मतलब है 1 माइनस 0.2, यहाँ पे हमने p कॉमन ले लिया है, तो हो जाएगा 0.4 इज इक्वल्स टू 0.8 p। यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 0.4 अपॉन 0.8, ये डेसिमल हटाएंगे, 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 1/2। अगर आप इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो भी ठीक है और डेसिमल में लिखना चाहें तो 0.5 एंड दिस विल बी योर आंसर। 9 हमें दिया गया है, एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया है, हमारे पास 8 आउटकम्स आए हैं। 8 आउटकम्स, पहले तो सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। कैसे, अगर हमने कॉइन टॉस किया है तो 2 ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो हेड या टेल। तो फर्स्ट रो में हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। पहले हेड की पॉसिबिलिटी लिखते थे, पहले टॉस में हेड किया, दूसरे में भी हेड आया, तीसरे में भी हेड आया। अब मान लेते हैं तीसरे में हेड नहीं आया तो टेल आएगा। अगर एक ही टेल को कंसीडर करते हैं कि तीनों थ्रो में सिर्फ एक बार टेल आया तो कब कब आ सकता है, लास्ट टाइम आ सकता है, सेकेंड टाइम आ सकता है या फर्स्ट टाइम आ सकता है। इसके बाद हो सकता है कि 2 टेल आए हों, तो हेड टेल और टेल। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर 2 टेल हो सकता है बाद में आए हों, हो सकता है फर्स्ट और लास्ट में आए हों, हो सकता है दोनों ही फर्स्ट और सेकंड आए हों और हेड लास्ट वाले में आया हो। अब जो लास्ट केस है वो हो सकता है कि या तो तीनों ही टेल आए हों। तो हमारे पास टोटल 8 केसेस हो गए जब हमने 3 कॉइन या तो साथ में उछाले हो तब भी यही आएगा, और अगर हमने एक एक करके किए हैं टॉस तब भी यही ही आंसर आएगा। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि इवन वो कंडीशन है जब फर्स्ट थ्रो में हेड आया हो, तो यहाँ पे इवन के लिख लेते हैं हम एलिमेंट्स। फर्स्ट में हेड आया हो यानी कि एच एच एच, सारे ऐसे लिख लेते हैं जिसमें फर्स्ट में हमें एच दिख रहा है यहाँ पे ये वाली प्लेस में, तो इतने ही हैं। तो प्रोबेबिलिटी लिख लें अगर पी ई वन की, तो ये आ जाएगी हमारे पास 4 अपॉन टोटल है 8 यानी कि 1/2। इसी तरह अगर E2 निकालें तो E2 में क्या है, लास्ट थ्रो में टेल आया हो, तो यानी कि ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालें, इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो ये भी हो जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। अब हम निकालेंगे E1 इंटरसेक्शन E2। E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो हमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो ये कॉमन दिख रहा है हमें H H और T, दूसरा हमारा ये कॉमन है और कोई इसमें कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी भी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये हो जाएगा हमारे 2/8 के इक्वल यानी कि 1/4 के इक्वल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखा कि E1 इंटरसेक्शन E2 0 नहीं है, यहाँ पे लिख लेंगे सिंस E1 इंटरसेक्शन E2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर E1 एंड E2 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसके बाद अगर हमें देखना है कि क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो हम निकालेंगे P E1 इंटू P E2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, ये आ गया 1/4 के इक्वल, और 1/4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में E1 इवेंट हमारा क्या है कि हमारे नंबर ऑफ हेड्स 2 हों, तो वो किस में है, इसमें इसमें और इसमें। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी E1 की, 3/8।
इसके बाद E2 इवेंट अगर देखा जाए तो लास्ट थ्रो हेड आना चाहिए, यानी कि ये और ये वाला। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ये भी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4/8 यानी कि 1/2 के इक्वल। इसके बाद हम निकालेंगे E1 इंटरसेक्शन E2। दोनों में क्या क्या कॉमन है वो देख लेते हैं। हमारे पास ये सेम है दोनों में और ये सेम है, तो यहाँ हो जाएगा HTH और THH। इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे E1 इंटरसेक्शन E2। ये आ जाएगा हमारे पास 2/8 के इक्वल यानी कि 1/4। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ E1 इंटरसेक्शन E2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि इंटरसेक्शन 0 नहीं आया है। देयरफॉर E1 एंड E2 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। के बाद इंडिपेंडेंट के लिए चेक करने के लिए हम निकालेंगे PE1 डॉट PE2। ये हो जाएगा हमारे पास 3/8 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 3/16 यानी कि विच इज़ नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये हमने इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाली थी 1/4, जो कि ये नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर E1 एंड E2 आर नॉट इंडिपेंडेंट। एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, E1 हमें दिया है कि नंबर ऑफ हेड्स ऑड हैं, तो E1 में क्या क्या आएगा। ऑड का मतलब है या तो 1 हो सकते हैं या हमारे पास 3 हो सकते हैं, तो ये और यहाँ पे ये वाले हो जाएंगे हमारे पास। लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे E1 की, तो ये हो जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। इसके बाद E2 इवेंट अगर देखा जाए तो वो है नंबर ऑफ टेल्स इज ऑड, यानी कि इसमें भी 1 टेल हो या फिर 3 टेल्स हो। तो ये जितने भी 2 एड्स थे वो वाले हटा दें, देख सकते हैं कि ये 1 टेल वाले हैं और ये 3 टेल। लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे E2 इवेंट की, तो ये भी हो जाएगा 4/8 इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे अब निकालेंगे E1 इंटरसेक्शन E2, जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। 5 का मतलब होता है नल सेट, यानी कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल्स टू 5 या नल सेट, देयरफॉर E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 निकालें तो वो 0 आएगा और वो डेफिनेटली इन दोनों के प्रोडक्ट की इक्वल भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंस PE1 इंटू PE2 डायरेक्टली लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, देयरफॉर E1 एंड E2 आर नॉट इंडिपेंडेंट। एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है कि एक अर्न में, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं। अर्न का मतलब आप बॉक्स समझ सकते हैं। एक बॉक्स है जिसमें 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। तो हमें क्या करना है, हमने 2 बॉल्स निकाली हैं एक के बाद एक और हमने रिप्लेस नहीं किया है, जिसका मतलब है जब दूसरी बॉल निकालेंगे तो इफेक्ट होने ही वाला है, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट तो नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने जो दोनों बॉल निकाली एक के बाद एक वो ब्लैक थी। तो प्रोबेबिलिटी हमारी रिक्वायर्ड क्या है, A इंटरसेक्शन B। अब ये कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यानी कि पहली बार में आपने ब्लैक निकाली तो ये इवेंट हो गया। दोबारा आपको ब्लैक ही निकालनी है जब A इवेंट हो चुका है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A अगर आपको रखना हो तो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A है ब्लैक बॉल निकालना फर्स्ट टर्न में। फर्स्ट टर्न में आपके पास टोटल 15 बॉल्स हैं जिसमें से 10 ब्लैक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा 10/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना होगा, अब आप एक बॉल निकाल चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है 15 से एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 14, क्योंकि आपने रिप्लेस भी नहीं किया है। अब क्योंकि आपको सेकेंड चांस में भी ब्लैक ही निकालनी है और पहले आप एक ब्लैक निकाल चुके हैं, वो इवेंट हो चुका है, यानी कि अब 10 नहीं सिर्फ 9 बॉल्स बचेंगी और ये आपका आंसर होगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कैंसिल होके 2/3 इंटू 9/14,
ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे भी ये आ जाएगा 3/7 एंड दिस विल बी योर आंसर।